मुझे फटाफट से बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मुझे फटाफट से बताते जाना ये किन चीजों पर नॉट एप्लीकेबल है। तो रिवीजन भी हो रही है और आप बताते जाओ। नॉट अप्लाइज टू, क्या ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उस पर अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। उस पर क्या अप्लाई होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। जो हमारे पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें जो हमने पेंडिंग काम कर दिया, आधा कोर्स करा दिया, क्या इसका स्टॉक निकाला जाएगा? द आंसर इज नो। इसको कौन डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। मेरे पास स्टॉक पड़ा है ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। मेरे पास इसका स्टॉक पड़ा है, क्या ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। उन पर कौन सा अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ओके। इसके अलावा हमारे पास अगर इन्वेंट्री पड़ी है, किसकी इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या सिमिलर आइटम्स। तो सिमिलर आइटम कौन सी हो सकती हैं? फटाफट से बताओ। जैसे माइन हो सकती हैं, लाइव स्टॉक यानी जानवर हो सकते हैं। इनकी इन्वेंट्री पर भी ये एएस अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इनके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो क्या हमारा AS2 इस पर एक गाइडेंस देता है? फटाफट से बताओ। वो हमें एक गाइडेंस देता है। क्या कहता है? अगर मान लीजिए इफ सच स्टॉक हैज एश्योर्ड सेल प्राइस, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है? MSP एश्योर्ड सेल प्राइस है, देन इट कैन बी वैल्यूड। बताओ भाई किस पर वैल्यू कर सकते हैं? इट कैन बी वैल्यूड एट NRV। हम उसको NRV पर वैल्यू कर देंगे। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोई ट्रेडर है, ट्रेडर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उस पर ये AS अप्लाई होगा कि नहीं? ट्रेडर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल अप्लाई। बताओ भाई कौन, क्या वो AS2 अप्लाई करेगा? वो तो AS2 अप्लाई करेगा। ये हमारा एक एस्पेक्ट था। मैंने आपको इसी के बारे में एक और भी बात बताई। मुझे फटाफट से बताइए इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि अब हम आपको इसमें कॉपी में आज रिवाइज करा रहे हैं। मुझे फटाफट से बताओ मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या है? इन्वेंट्री मींस एसेट्स। बताना ये कौन से एसेट्स हैं? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नहीं जिनको हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है। और बताओ और क्या होता है? इन प्रोसेस एसेट्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सब्सीक्वेंट सेल। हम बाद में उसे बेचेंगे उसके लिए है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे बताओ जरा मुझको, और इसमें क्या आएगा? एसेट्स इन नेचर ऑफ, काले से ही लिखेंगे, मटेरियल एंड सप्लाईज हेल्ड फॉर। फटाफट से बताओ किसके लिए? हेल्ड फॉर कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ
गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। याद आ गया हमारे पास? ये हमारी इन्वेंट्री की डेफिनेशन है। वैसे क्या मजे की बात है, क्या ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है? एमसीक्यू टाइप में आ सकती हैं। वैसे इसका कोई ज्यादा रूल नहीं है। अब कौन सा पेन लगाएंगे? रेड वाला। मुझे ये बताओ, इन्वेंट्री को हमने कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? हमने इन्वेंट्री को भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि साहब, एक तो है फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। और दूसरा हमने इन्वेंट्री कौन सी बताई? फटाफट से बताओ, दूसरी कौन सी बताई? रॉ मटेरियल। मुझे फटाफट से बताओ, इनका रूल क्या है? इनका रूल क्या है? फटाफट से बताओ। इसका रूल है, हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे एट, बताना जी किस पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट प्राइस। और फटाफट से बताओ दूसरा क्या था? ब्लू पेन। नेट realizable value, whichever is higher, whichever is higher, whichever is higher। ओ माय गॉड, मुझे क्या हो गया? क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, इसे वैल्यू ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी जगह भी नहीं है, और इसको हम बाद में देखेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब बोलते हैं तो नेट रियलाइजेबल का क्या मतलब होता है? तो हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर भी दो भाग कर दिए, कुछ याद है आपको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू के दो भाग कर दिए। हमने कहा हम वर्क इन प्रोग्रेस को अलग डील करेंगे और फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड को अलग करेंगे। हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर हम अपने पास कैसे ढूंढते हैं? मैं तो भूल ही गया, फिनिश स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड में हम कैसे ढूंढते हैं? एस्टिमेटेड। क्या देखना है भाई? एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और इसमें से फिर क्या करना है भाई? बताओ जरा, इसमें से क्या माइनस करना है? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, और इससे क्या निकल आएगा? बताओ फटाफट से। इससे क्या निकल आएगा? इससे निकल आएगा एनआरवी। दिस इज बेसिकली एनआरवी। डब्ल्यूआईपी में क्या था? बताओ जरा। इसमें था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें कुछ और भी था, मुझे बताओ इसमें और क्या था? इसमें था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उस स्टॉक को बनाने में, कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, ये भी था। हमने यहां तक जब बातें करी थी तो नहीं, इधर भी बात करी थी। मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस जो है, इसके लिए कितनी टेक्निक्स थी? मैं भूल गया। इसके लिए कितनी टेक्निक्स थी इसको ढूंढने की? सौरभ सिंह, इसकी टेक्निक्स थी। क्या एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, तो पता चल जाएगा ना। टेक्निक वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो मैं पूछ रहा हूं कितनी टेक्निक्स थी? तीन टेक्निक्स थी। सबसे पहली टेक्निक कौन सी हो गई? एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक। दूसरा कौन सी थी? रिटेल प्राइस टेक्निक। तीसरी कौन सी थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। अब मुझे बताओ, रिटेल प्राइस टेक्निक में हम क्या करते थे? रिटेल प्राइस में अभी आएंगे बेटा निखिल। रिटेल प्राइस के अंदर हम क्या करते थे? क्या हम अपने पास इसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट?
जिसमें हम जीपी को कैलकुलेट करते थे बेस्ड ऑन जीपी रेशो। हम जीपी रेशो पर उसको कैलकुलेट करते थे और बैलेंस क्या निकलाता था हमारे पास? बैलेंस निकलाता था स्टॉक। हमने ये समझाया नहीं आपको। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक में क्या थी? कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट बता देगी, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटेंट बता देगा। और एक्चुअल कॉस्ट मेरे ख्याल से मैंने लिखवाया तो नहीं था ना, ये नहीं लिखवाया था। सी नेक्स्ट पेज। ओ अच्छा, क्या मैंने आपको रॉ मटेरियल के बारे में बताया? नहीं। सी नेक्स्ट पेज। आ हा 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 हा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? हम जब बोलते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो मुझे फटाफट से बताओ एस्टिमेटेड का क्या मतलब है? एस्टिमेटेड के लिए पहले क्या करें? एस्टिमेटेड का मतलब है एस्टिमेट डेट ऑफ सेल। क्या पहले सेल की डेट एस्टिमेट करें, कब बेचा जाएगा, फिर उसके बाद प्रिडिक्ट करें। क्या प्रिडिक्ट करें? फटाफट से बताओ। प्रिडिक्ट सेल प्राइस ऑन डेट ऑफ सेल। उस दिन इसका कितना प्राइस होगा। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ। प्रिडिक्ट का क्या मतलब है? भविष्यवाणी करना। ओके, अनुमान लगाना। अब मुझे ये बताइए, हम ये जो एस्टिमेट कर रहे हैं सारे के सारे, क्या मैं कह सकता हूं मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? क्या मैं ये कह सकता हूं? 31 मार्च को जो मार्केट प्राइस है वही हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। क्या मैं दोनों कह सकता हूं बातों को? द आंसर इज नो, ये गलत है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये तरीका अलग है। अभी हमने इसमें नहीं बताया एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो मैंने कहा एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो देख लो जरा। ये होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑन सेल। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर चार्ट पूरा हो जाएगा इसलिए लिख दिया मैंने, ये बताया नहीं था आपको। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑन सेल मतलब उसके ऊपर इंक्रीमेंटल कॉस्ट जैसे कि कमीशन ऑन सेल या डिलीवरी चार्जेस ऑफ सेल, ये हमारे पास इसमें आएंगे। तो बस मैं अभी इसके अंदर और चार्ट नहीं बनाना चाहता। ये चार्ट मैंने आपको बनाकर पहले दिया था, मैंने ये दोबारा चार्ट बना दिया। नेकपाल ने ये ना रब कर दिया था, इसलिए दोबारा मैंने कॉपी में बनाया। मैंने कहा अब